नमस्कार दोस्तों। आज हम विजयनगर की कड़ी में विजयनगर के प्रशासन के विषय में जानकारी देने के लिए उपस्थित हुए हैं। आपसे अनुरोध है कि अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिए, जिससे हमारे द्वारा दी गई जानकारियाँ आप तक आसानी से पहुंच सके। धन्यवाद। तो विजयनगर के प्रशासन के दो भाग थे, एक केंद्रीय प्रशासन और दूसरा प्रांतीय प्रशासन। केंद्रीय प्रशासन में सबसे महत्वपूर्ण स्थान था उस राजा का था, क्योंकि राजतंत्रीय व्यवस्था विजयनगर में प्रचलित थी और राजा को राय शब्द से संबोधित किया जाता था। प्राचीन काल के सप्तांग सिद्धांत या सप्तांग विचारधारा से मेल खाती हुई व्यवस्था का प्रचलन था। प्राचीन भारत के राज्याभिषेक पद्धति के अनुरूप इस काल के राजाओं का भी राज्याभिषेक होता था, जिसके चयन में यानी राजा के चयन में मंत्रिपरिषद का महत्वपूर्ण स्थान होता था। सबसे बड़ी चीज़ यहाँ पर जो एक देखने को मिली वो संयुक्त प्रशासन या संयुक्त शासन की व्यवस्था विजयनगर राज्य में देखने को मिलती है। मंत्रिपरिषद यहाँ की एक प्रमुख संस्था थी, जिसके 20 सदस्य होते थे और इन सदस्यों की योग्यता पर विशेष ध्यान दिया जाता था। इनकी जो योग्यता थी, कोई भी मंत्रिपरिषद का सदस्य होने के लिए तभी योग्य होता था जब उसमें प्रमुख निम्न योग्यताओं का होना पाया जाता था। पहला था, उसे विद्वान व्यक्ति होना चाहिए, शारीरिक रूप से स्वस्थ होना चाहिए, उसकी आयु 50 से 70 वर्ष के बीच होनी चाहिए। दूसरी चीज़, राज्य परिवार से संबंधित होना चाहिए और इस चीज़ का स्रोत उल्लेख अब्दुल रज्जाक ने बड़े विशद रूप से किया है। उनने यहाँ के सचिवालय का उल्लेख किया है। अब्दुल रज्जाक ने कहा है कि यहाँ का सचिवालय 40 स्तंभों पर बना हुआ था और इसके बाद यहाँ के कुछ प्रमुख कर्मचारी थे जो प्रमुख कार्य करते थे। जैसे रायसम का जो कार्य होता था वो आदेशों को लिपिबद्ध करता था। कर्णिकम ये एक लेखाधिकारी होता था। सर्वनायक ये मुख्य सचिव होता था। इसके अलावा बहुत से अन्य कर्मचारी होते थे जिनके द्वारा राज्य का शासन संचालित होता था। दूसरी चीज़, राजा के आदर्श और बहुत सुंदर ढंग से राजा के आदर्श को बहुत सुंदर ढंग से प्रस्तुत किया गया है अमुक्तमाल्यम, और ये रचना कृष्णदेव राय की है। उसमें कहा गया है कि अपनी प्रजा की सुरक्षा और कल्याण के लिए सदैव आगे रहना चाहिए
लोग राजा के कल्याण की कामना करेंगे और राजा का कल्याण तभी होगा जब देश में प्रगतिशील और सामूहिक समृद्धि बढ़ेगी। तो राजा का प्रमुख कर्तव्य होता था प्रजा की रक्षा करना। राज्य परिषद जो होती थी, राज्य परिषद में प्रांतों के नायक, सामंत, शासक, प्रमुख धर्माचार्य, विद्वान, संगीतकार, कलाकार, व्यापारियों और यहाँ तक विदेशी राज्यों के राजदूत भी इसमें शामिल होते थे। एक विशाल संगठन था। इसके बाद आता है मंत्रिपरिषद। राज्य परिषद के बाद केंद्र में मंत्रिपरिषद होती थी, जिसका प्रमुख अधिकारी प्रधानी या महाप्रधानी होता था। इनकी सभाएं वेंकट विलास मंडप नामक सभागार में आयोजित होती थी। यानी मंत्रिपरिषद की जो सभाएं होती थी, जिस जगह सभा होती थी, उस स्थल का नाम था वेंकट विलास मंडप। मंत्रिपरिषद के 20 सदस्य होते थे। 20 सदस्यों का जो चुनाव था, उसकी कुछ योग्यताएं थी। इसके अध्यक्ष को, मंत्रिपरिषद के अध्यक्ष को सभा नायक कहा जाता था। इसके बाद मंत्रिपरिषद विजयनगर राज्य में महत्वपूर्ण संस्था थी, जिसका संचालन, शासन संचालन में महत्वपूर्ण हाथ होता था। इसके बाद प्रांतीय प्रशासन। प्रांतीय प्रशासन में प्रांतपति या महामंडलेश्वर दंडनायक कहा जाता था। प्रांत का जो प्रमुख होता था, उसे प्रांतपति, महामंडलेश्वर व दंडनायक कहा जाता था। न्यायाधिकार व्यवस्था ये विजयनगर प्रांतीय प्रशासन की मुख्य विशेषता थी। इस युग में सेना नायकों को नायक कहा जाता था। राजा नायकों को उनकी सेवा के बदले एक भूमि देता था, जिसे आमरम कहा जाता था। नायक को आमरम भूमि के उपयोग के कारण अमर नायक भी कहा जाता था। अमर नायकों को सर्वाधिक नियुक्ति तमिलनाडु में की जाती थी। यानी अमर नायकों की सबसे अधिक नियुक्ति अगर कहीं की जाती थी तो वो तमिलनाडु में की जाती थी। कमिश्नरी प्रशासन या बलनाडु या कोट्टम का प्रशासन, नाडु के प्रशासन या जिला प्रशासन, नाडु को जिला कहते थे, जिले का प्रशासन, स्थल का जो प्रशासन था वो उप जिला प्रशासन के नाम से जाना जाता था। और मेला ग्राम का प्रशासन 50 ग्राम समूहों को कहा जाता था। ग्राम का प्रशासन, ग्राम प्रशासन की मुख्य विशेषता आयकर व्यवस्था थी। इसकी नियुक्ति केंद्र द्वारा की जाती थी। आयंगरों का पद वंशानुगत ही होता था। जो आयंकर होते थे वह केंद्र द्वारा नियुक्त होते थे और वंशानुगत होते थे, और ये अपने पदों को बेच भी सकते थे, गिरवी भी रख सकते थे। इन्हें कर मुक्त भूमि दी जाती थी। इनके वेतन के रूप में इनको कर से मुक्त भूमि दी जाती थी, जिसे मान्य कहा जाता था, जिसे मान्य कहा जाता था। ब्रह्मदेव ब्राह्मणों को अनुदान के रूप में जो भूमि प्रदान की जाती थी वो ब्रह्मदेव कहलाती थी। चतुर्वेदी मंगलम ग्राम सभा को कहा जाता था। ब्राह्मणों की ग्राम सभा को चतुर्वेदी मंगलम कहा जाता था, और गैर ब्राह्मणों की ग्राम सभा को कहा जाता था। सैन्य प्रशासन, पैदल सेना, अश्वारोही सेना, हस्ती सेना, तोपखाना, ये 4 प्रकार के सेना के विभाग होते थे। कृष्णदेव राय
घोड़े का आयात हरमुज से करता था। देवराज द्वितीय ने सर्वप्रथम सेना में तुर्की धनुर्धरों की नियुक्ति किया था। विजयनगर में पुलिस का जो वेतन होता था वो वेश्याओं से होने वाली कर आय से दिया जाता था, जिसका उल्लेख अब्दुल रज्जाक करता है। राजा स्वयं सर्वोच्च न्यायाधीश होता था। राजा हिंदू विधि के अनुसार न्याय करता था। राजस्व प्रशासन, राजस्व विभाग को 58 कहा जाता था। राजस्व परिषद जैसे आज हमारे जिले में या राजस्व विभाग होता है, उसी तरह विजयनगर काल में राजस्व विभाग को 58 के नाम से जाना जाता था। शिष्ट ये एक भूमिकर था। ये राजस्व का प्रमुख स्रोत था। राजस्व नगद भी दिया जाता था। जब नगद रूप में दिया जाता था तब इसे सिद्धाय कहा जाता था। और जब ये जिन्स या अनाज के रूप में भी कर लिया जाता था। सदाशिव राय ने नाइयों को कर मुक्त कर दिया था। भूमिकर 1/3 से 1/6 भाग होता था। कृष्णदेव राय ने विवाह कर समाप्त कर दिया। कृष्णदेव राय ने विवाह कर को समाप्त कर दिया। मुख्य फसल जो यहाँ की थी वो थी चावल, और भंडारवाद नामक ग्रामों के नाम से जो जाने जाते थे वो राज्य के नियंत्रण वाली भूमि होती थी। जहाँ जिस भंडारवाद नामक ग्राम जो जाने जाते थे वहाँ की भूमि जो होती थी वो राज्य के नियंत्रण में होती थी। कुट्टिक का मतलब होता है पट्टे पर मिली भूमि। जिस पर पट्टा होता था उस पर मिली भूमि। ब्रह्मदेवी भूमि ये ऐसी भूमि होती थी जो ब्राह्मणों को दी गई, जो करमुक्त होती थी। व्यापार, प्रमुख बंदरगाह कालीकट, इसको कोझिकोड के नाम से भी जानते हैं। यहाँ पर जहाज़ों का निर्माण किया जाता था। प्रमुख निर्यातक वस्तु जो थी विजयनगर की वो थी काली मिर्च। विजयनगर राज्य की सबसे महत्वपूर्ण आयातक वस्तु जो थी वो थे घोड़े। कृष्णा नदी के तट पर कुरनूल और अनंतपुर में हीरे की खानें स्थित थी, जहाँ से हीरा निकाले जाते थे। मुद्रा व्यवस्था, 12 जो सिक्का होता था वो एक स्वर्ण सिक्का होता था, और ये विजयनगर में सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध सिक्का था जो 52 ग्रेन का था। तार नामक सिक्के को चांदी के सिक्के को कहा जाता था। तार नामक सिक्के को चांदी का सिक्का कहा जाता था। 12 को हुण, पारदौस या पगौडा भी कहा जाता था। 12 को ही हुण के रूप में भी जाना जाता था, पारदौस के रूप में भी जाना जाता था और पगौडा भी कहा जाता था। समाज व्यवस्था, समाज में ब्राह्मणों को उच्च स्थान प्राप्त था। दूसरे वर्ग में क्षत्रिय की जानकारी नहीं प्राप्त होती। तीसरे वर्ग में शेट्टी या चेट्टी था, जिनका प्रमुख व्यवसाय व्यापार था। इस काल में गड़रियों में बहुपत्नी प्रथा का प्रचलन था। इस काल में तलाक, पुनर्विवाह, सती प्रथा, दास प्रथा, मनुष्यों का क्रय विक्रय की प्रथा प्रचलित थी। इस काल में उत्तर भारत के लोग जब दक्षिण भारत में आकर बसते थे तो इन्हें बड़वा कहा जाता था। इस काल में मंदिर में सेवारत महिलाओं
को देवदासी जबकि स्वतंत्र रूप से जीवन यापन करने वाली महिलाओं को गणिका कहा जाता था। बारबोसा, नूनीज, सीजर, फेडरिक पित्रोदेल ने विजयनगर में सती प्रथा का उल्लेख किया है। महिलाओं को प्रशासन में नियुक्त किया जाता था। ऐसा करने वाला यह प्रमुख राज्य था। मनोरंजन के रूप में शतरंज, पासा, नाटक, यक्षगान। यहाँ के शासक हिंदू धर्म के अनुयायी थे। कृष्णदेवराय ने हजारा मंदिर और विट्ठल स्वामी मंदिर का निर्माण कराया था। यहाँ के मंदिरों की जो प्रमुख विशेषता है वो है कल्याण मंडपम, जिसे विश्राम कक्ष कहा जाता है, और गोपुरम जिसे प्रवेश द्वार कहा जाता है। मंदिरों में राजा रानी की मूर्तियां स्थापित की जाती थीं। उदाहरण स्वरूप तिरुपति मंदिर में राजा और रानियों की मूर्तियां स्थापित की गई। चित्रकला शैली को लिपाछी कला या यक्षिणी कला के नाम से जाना जाता था। विजयनगर में लिपाछी कला का विकास हुआ। इसका विषय रामायण और महाभारत से ग्रहण किया गया था। जो लिपाछी कला का विषय था वो रामायण और महाभारत से ग्रहण किया गया था। तो मित्रों, जो थोड़ी बहुत जानकारी थी वो हमने आपके सामने प्रेषित की, और आपसे यही अनुरोध करते हैं कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। धन्यवाद।